अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, कोरोना ने कहर ढाना फिर से शुरू कर दिया है। चौथी वेव काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और इसकी रेशो बढ़ने की 25 से 30% तक जा पहुंची है। 70 से 80 मरीज यौमिया वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और अमवात की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। एक रोज़ में 35 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सूरत हाल जो है वो तकाजा इस बात का कर रही है कि अब हमें सीरियस होकर SOPs को फिर से फॉलो करना है। और एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। कोरोना की वबाई सूरत हाल जो कि मोहलिक होती दिखाई दे रही है, खुसूसन कराची में, जहां वायरस की शरह 29% तक जा पहुंची है और जितने केसेस सामने सारे के सारे डेल्टा वेरिएंट के हैं। ये डेल्टा वेरिएंट वायरस की वही किस्म है जिसने भारत में तबाही मचाई है। इसी सूरत हाल की जो संगीनी है उसको समझते हुए डॉक्टर्स मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल का सोच भी रही है और हो सकता है कि पीर से कराची की हद तक पाबंदियां मजीद सख्त कर दी जाएं। वफाक ने भी वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियों का फैसला किया है। 1 अगस्त से अब सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले ही हवाई सफ़र कर सकेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये इक़दामात डेल्टा को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हैं या फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब भी जाना पड़ेगा। इसी पर हम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर अताउर रहमान आपकी तरफ आऊँगी। आज इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद सबसे पहले तो ये है कि अवाम को ये बताया जा सके कि ये सूरत हाल कितनी क्रिटिकल हो चुकी है और हमें करना क्या है, जिसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेल्टा वेरिएंट है क्या। तो सबसे पहले आप ये समझा दीजिए कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है और ये डेल्टा वेरिएंट इसे कहा क्यों जा रहा है। बात यह है कि जितने अभी तक आए हैं इसके मुख्तलिफ शक्लें, जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ वायरस था, उसके बाद बरतानिया से अल्फ़ा वायरस आया, फिर साउथ अफ्रीका से बीटा वायरस आया, फिर गामा वायरस ब्राज़ील से, और फिर अब ये डेल्टा और डेल्टा प्लस ये भारत में ओरिजिनेट हुआ, भारत से आया। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला वेरिएंट है इस वायरस का, क्योंकि ये जो है ये ख़ासा तब्दील हो चुका है। इसमें जो छोटे छोटे कांटे जो होते हैं उसमें ऐसी जगहों पर स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। ये फुटबॉल नुमा होता है, छोटा सा मॉलिक्यूलर फुटबॉल समझ लें, और उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। उनमें तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से बहुत आसानी से इंसानी खलियों से बाइंडिंग कर रहा है, इस रिसेप्टर से अंदर दाखिल होकर इंसानी दिफाई निज़ाम को धोखा दे रहा है बड़े आसानी से। और ये फैलने में तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा इसका वायरस है उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में आया था। और ये अभी पिछले हफ्ते ही ये रिसर्च दुनिया के जो टॉप जर्नल है नेचर, उसमें शाया हुई है कि 1000 से 1200 गुना इसमें वायरल लोड होता है। तो एक आदमी खांसता है इस वायरस का तो ऐसा उसके बराबर है कि पुराने वाले वायरस से के 1200 आदमी आपके पास बैठे हुए खांस रहे हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ इसने क़यामत मचा दी है। आपने देखा हिंदुस्तान में पिछले महीने 1.5 महीने पहले दिल्ली में क्या हालत थी, और इंडोनेशिया के अंदर पूरा सील हो गया है, बांग्लादेश के अंदर फैल रहा है, और मगरबी ममालिक में भी जहाँ बरतानिया और अमेरिका जहाँ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वहाँ पे अमवात तो यकीनन कम हो रही है। लेकिन अभी मसला ये है कि डॉक्टर साहब हमारी तो 80% जो आबादी है वो भी वैक्सीनेटेड है ही नहीं। 2 करोड़ लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन लगी है। इस वक्त हमें CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये जितना तेज़ी के साथ म्यूटेट हो रहा है, आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये मजीद और इसकी म्यूटेशन बढ़ेगी? आगे क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। डेफिनेटली ये वेरिएंट्स डेवलप होते रहते हैं कि अभी जैसे अल्फ़ा बीटा ये आ गया, लैम्डा भी अब आने वाला है। तो ये होंगे क्योंकि वायरस ने तब्दीली लानी है कि उसको एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है होस्ट के साथ।
तो ये तब्दीलियाँ आएंगी, वो किस सूरत पे जाती हैं, वो ज़्यादा सीवियर होती हैं या कम होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो डेल्टा वायरस है, जैसे कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और जिसका लोड हमें हॉस्पिटल्स में नज़र आता है। तो मेरा तो बेंचमार्क ये होता है कि मुझे दिन में कितने फ़ोन आ रहे हैं कि जी बेड की ज़रूरत है। तो आज से 2 हफ्ते पहले तक कोई फ़ोन नहीं आता था, अब रोज़ाना कोई 10 से 15 फ़ोन आ रहे होते हैं कि कोई बेड अरेंज कर दें। सही। अच्छा, आप डॉक्टर बारी, चूँकि वज़ीर आला सिंध के साथ भी कनेक्शन में हैं, आपकी उनसे बातचीत हो रही है, आप लोगों ने मुतालबा क्या किया है स्पेसिफिकली कराची में, यहाँ पर लॉकडाउन मुकम्मल लगना चाहिए? देखें, हमने ट्यूसडे को मीटिंग हुई थी टास्क फोर्स की, और जो मंडे से हमने जो स्टेप्स लिए थे, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स किए थे, उसके ऊपर अब फैसला यही हुआ था कि कल हम फ्राइडे के दिन दोबारा बैठ के रिव्यू करेंगे, और नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं, जो कि अभी सूरत हाल यही है कि बढ़ रहे हैं, अभी पीक आया नहीं है और पीक की तरफ जा रहे हैं, प्लेटू नहीं है, तो इसलिए कल फैसले होंगे कि इसके लिए और क्या सख्त फैसले हो सकते हैं, करने पड़ेंगे। किसी को शौक़ नहीं होता कि कोई सख्त फैसले करें। अगर हम लोग एज अवाम डिसिप्लिन हो जाए और जो SOPs पे अमल करने लगे, तो हमको ये, हुकूमत को ये कोई सख्त फैसले नहीं करने पड़ेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं PMA के, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फाइटर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड हैं, और अभी चूंकि ये सिचुएशन फिर से संगीनी की तरफ चली गई, क्रिटिकल हो गई है, तो आप लोगों ने क्या इक़दाम उठाए हैं? इमरजेंसी किसी सूरत हाल होगी कि इन अस्पतालों में? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची के अंदर हमारे हालात हैं, दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेटली, ऑल्दो दिस ट्रेवल्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू कराची, और कराची के अंदर अब 30+ जो है पॉजिटिविटी रेट हो जाना, ये छोटा सा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब एक भाषण देते रहें। और आज भी मैं सुन रहा था NCOC की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि जी कि हमें इक़दामात अच्छे करने चाहिए, हम लोगों को भूख नहीं कर सकते। एक ये वही गुफ्तगू है जिसके ऊपर हम पहले कहा करते थे कि ज़िंदगी या भूख और ये सारा पेट भरन की बातें होंगी। मैं समझता हूँ कि आज के जो हमारे इक़दामात हैं, ये सारे के सारे इक़दामात आर वेरी लो इन अ सेंस कि मतलब मेरे बैठे हैं दोनों सीनियर हजरात, मेरे भाई, तो ये इससे एग्री करेंगे कि वी आर इन द लोएस्ट इन द रीजन के वैक्सीनेशन जो हमारे साथ हुई है, और वारी साहब मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारी ट्रीटमेंट के हवाले से, कि वो लोग के जो कि वैक्सीनेटेड हैं, उनके अंदर ये देखने में आया कि उनके अंदर सिवियरिटी वो वैसी नहीं है। अव्वल तो हैं ही बहुत कम, लेकिन अगर हैं तो उनके अंदर सिवियरिटी जो वो बहुत कम होती है। हैविंग सेड कि हमने मतलब एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड भले ये लफ्ज़ ज़रा सख्त लगते हों, लेकिन हुकूमत ने जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसके साथ बदकिस्मती से वी वर वेरी पुअर। और दूसरा जो देखने में आया कि हमारे अवामी रवैये, मुआशरती रवैये, लोगों की तरफ से भी हमारे जो रवैये हैं वो भी खातर खा कोई अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन दोनों सूरतों हाल को देखते हुए मैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन ये समझता हूँ कि हुकूमत हैंस बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने ही फैसले ये करने हैं और उन्होंने ही SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करने आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेटमेंट जारी करें NCOC की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि जनाब आप अमल करें और लोग बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसोसिएशन को, तो आप लोगों का क्या कनेक्शन है हुकूमत के साथ? आप लोगों को क्या अब हिदायत मिली है, या फिर आप लोगों की अपनी तैयारी क्या है? जितनी तेजी के साथ ये फैल रहा है, मरीज अस्पतालों को पहुंच रहे हैं, बेड्स कम हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो आप लोगों की तैयारी क्या है? सैरिश, देखिए, मैं कोई हुकूमत की उस तरह से तर्जुमानी तो नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी तक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, कराची के अंदर चूँकि वी आर ऑन द मैक्सिमम एज़ फार एज़ द पेशेंट्स इनफ्लक्स इज़ कंसर्न, और जैसे अभी बारी साहब भी फरमा रहे थे कि अब लोग बेड्स के बारे में कराची के अंदर बात करते हैं कि हमें बिस्तर चाहिए, और बिस्तर अभी नापैद होते जा रहे हैं। और खुदा ना करे कि जैसे अताउर रहमान साहब फरमा रहे थे कि कितने गुना ये ज़्यादा फैलता है ये जो डेल्टा वायरस या इंडियन जो वेरिएंट हमारे साथ, अब तो डेल्टा प्लस भी आ रही है इंडिया के अंदर, जो क्या इंडोनेशिया के अंदर जो किया, बांग्लादेश के अंदर क्या, तो दुनिया की मिसालें हमारे साथ हैं। हमने क्या किया, ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने एज़, और इस खाकसार ने एज़ अशरफ निज़ामी, कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत तने तनहा इसका जो है कोई भी मतलब सद्देबाब नहीं कर सकती। हुकूमत अकेली जो है, अगर खुदा न खास्ता स्टिल आई बिलीव कि ये एमरजेंसी, हम समझते हैं एमरजेंसी है, लेकिन हुकूमत नहीं समझती कि ये एमरजेंसी है, क्योंकि उसके इक़दामात ऐसे नज़र नहीं आते जो होने चाहिए।
उसके लिए हमने एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन्होंने पाकिस्तान के गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो ऑफ़र की, चिट्ठी लिखी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को, वज़राए आला को लिखी, वज़राए सेहत को लिखी सारे सूबों के अंदर, कि वो जो है जिसको पामी कहा जाता है, दे आर मोर दैन हैप्पी ऑफ़र किए थे कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद जो अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हम ये चीज़ें ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अता की तरफ मैं अब जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर अता, काम किया, मुझे ये बताएगा कि ये स्टांस कुछ वैसा ही है जो अभी कहा जा रहा है कि मुल्क बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते, कि वही स्टांस है कि अगर लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, तो हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, हालात क्या इस बात का तकाजा करते हैं कि मुकम्मल सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, सारा डेटा जो है वो NCOC के पास आता है और वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है देखने के लिए कि किन जगहों को लॉकडाउन किया जाए, टोटल लॉकडाउन किया जाए, पार्शियल लॉकडाउन किया जाए। तो 5 से 7 हज़ार मकामात मुल्क के लॉकडाउन की सूरत में होते हैं और हैं, और इनमें से कुछ को खोला जाता है, कुछ को बंद कर दिया जाता है। डिपेंड करा जाता है कि कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं और कहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्ट्रैटेजी है ये NCOC की ये बहुत कामयाब रही है और दुनिया भर में इसको सराहा गया है, बल्कि बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ है कि ऐसा मुल्क जिसका इतना कमज़ोर सेहत का निज़ाम है, हॉस्पिटल्स भी और जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद हम का दूसरे ममालिक जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर सूरत हाल अभी तक रही है। तो ये जो है ये कहना कि हमें ये फ़ैसला जो है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो डिसीजन है ये सूबाई हुकूमतों का होता है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सिंध के अंदर ये इसके बारे में, जैसे कि डॉक्टर बारी साहब ने फरमाया कि इसके बारे में गौर कर रहे हैं। एक मीटिंग हुई थी अभी 2-3 रोज़ पहले, एक और अभी जुम्मे के दिन होगी और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या करना है। अगर ये फैसला करते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन होगा, लेकिन ये फैसला जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा, उनके मशवरे से ज़रूर होगा, NCOC के मशवरे से होगा, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मशवरा के बुनियाद पर होगा। और मैं समझता हूँ सिंध के अंदर यकीनन हमें सख्त इक़दाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल जहाँ जहाँ गया है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इसमें हमें एटलीस्ट एक प्रोविंस में, इस सूबे में, सिंध में हमें सख्ती करनी पड़ेगी ताकि ये काबू से बाहर नहीं हो जाए, क्योंकि ये आग की तरह होता है, एक दफ़ा फैल जाए फिर काबू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मुझे लगता है कि हम अब उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं कि अभी हमने सख्ती नहीं करी तो 2 हफ्ते बाद जो है ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और देन इट विल बी टू लेट। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मैं इसके सिम्टम्स से भी बात करूंगी और इस पर हमें एहतियात किस तरह की करनी है मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर बारी मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी जो सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, ख़ास तौर पर जो कराची का जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर एक रोज़ में 35 अमवात हो रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वैक्सीनेटेड लोगों का होना बाकी पूरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है? और अनफॉर्चुनेटली हम वैक्सीन बनाने में खुद कफील तो है नहीं, यहाँ पर वैक्सीन का पहुँचना, लोगों को लगना, उसके लिए इक़दाम होना, आपकी नज़र में कोई प्लान है? क्या होना क्या चाहिए? यहाँ तो डोर टू डोर जिस तरह पोलियो वैक्सीन के लिए जाते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई मुहिम चलाई जाए? जी बिल्कुल, देखें अभी तो ये है ना कि जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये जो है ना, अब तो हम डेटा बता रहा है कि जी ज़्यादातर जो मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं ये वही लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगा हुआ जिनको। अब ये डेटा ये अगर आपको दे रहा है तो सबको, हमको अपनी हर एक को अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहिए कि वैक्सीनेशन कराएं। और उसके बाद ये भी मोबाइल टीम्स भी बननी चाहिए, इसको जितना बढ़ा सकें, जितनी वैक्सीनेशन बढ़ा सके बढ़ानी चाहिए। अभी तो सिक्योरिटी, ये श्योरिटी तो है कि जी सप्लाईज़ जो है ना मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जी सप्लाईज़ काफ़ी हैं, आप लोग बढ़ाएं नंबर्स में। और हमारा मुल्क खुशकिस्मत मुल्कों में से जहाँ के फ्री मिल रही हैं, हमको शुक्राना नेमत नहीं करना चाहिए, हमको फ़ौरन वैक्सीन लगाना चाहिए। अब तो डेटा भी आपके पास है, तो हर एक को जिसका जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस है वो लोगों को मोटिवेट करें। आप भी कर रहे हैं, मीडिया का भी रोल उसमें है, हमारा भी रोल है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका भी काम है कि वो अपने अपने, कल जुमे का दिन है, अपने मेंबर पे बैठ के खुतबों में कहें कि खुदारा वैक्सीन लगाएं
ताकि जब तक मोटिवेशन यहाँ से नहीं होगा, आप घर पे भी चले जाएं और वो तैयार ना हो लगवाने वाला, वो दरवाज़ा बंद कर के दरवाज़ा खोले ही नहीं, तो जब तक अंदर से हमारे अंदर नहीं होगा कि हमको ये लगाना है, और जबकि अवेलेबिलिटी भी है, मौजूद है, पहले नहीं था तो अभी भी मौजूद है, तो इसके लिए हर किस्म का इक़दाम करना चाहिए कि वैक्सीनेशन जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं। सही। अच्छा डॉक्टर अशरफ, जैसा कि डॉक्टर अता ये पहले बता चुके हैं कि अब ये वायरस सालों साल साथ ही चलेगा, जिस तरह नज़ला ज़ुकाम का वायरस है जिस पर आज तक कोई वैक्सीन बन नहीं पाई और वो बस चल रहा है, लेकिन इसकी तो वैक्सीनेशन बन चुकी है, लेकिन हम वैक्सीनेशन खुद बना नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले लॉकडाउन लगता है, उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलता है फिर एक नई वेव आ जाती है, फिर लॉकडाउन लगाना पड़ता है, उसके बाद जैसी नरमी होती है चीज़ें फिर ख़राबी की तरफ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से होना क्या चाहिए? अगर ये चीज़ साथ साथ चलनी है तो क्या एक मुकम्मल कैंपेन चलती रहे, या फिर वैक्सीन को मंगवाने में या बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? आपके जहन में क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस चीज़ है कि ओपन क्लोज ये सारा साइकिल चलता है, और चूंकि अब मतलब इसके ऊपर सब साइंटिस्ट एग्रीड अपॉन है कि दैट वी हैव टू लिव विद इट। कम से कम 2 साल का जो मतलब कहते हैं कि हमारा जो कोविड का ये साइकिल है ये इसी तरह से रहेंगे, और हमें कतई तौर पे इसके ऊपर जो वो नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब मतलब हुकूमत अगर ये दिखाने की कोशिश करे कि हमारे इक़दाम ऐसे अच्छे थे, वो जो इक़दाम थे वो आपके सामने भी हैं, हमारे सामने में कौन से इक़दाम थे, हमारे रवैये समाजी रवैये कैसे थे वो आपके सामने भी, हमारे सामने भी कैसे। मैं समझता हूँ कि ये परवरदिगार की हमारे पास खुसूसी तौर पे मतलब करम नवाजी रही है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये पहली वेव के अंदर जो कंट्रोल आया था, अगेन द एसोसिएशंस एंड द इंडिविजुअल्स हु वर कंसर्न्ड अबाउट, और उन्होंने प्रेशराइज किया था हुकूमत वक्त को कि वो यहाँ पे और या तो अगर कोई रास्ता निकलता हो कि लॉकडाउन के अलावा कोई हमने चीज़ सीख ली है तो माई प्लेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर आज भी यही माना जाता है कि इसके लिए अगर आपने कोविड की वबा आपके साथ आई है, उस वक्त ये क्राइसिस बढ़ा है, तो उसके लिए आपको लॉकडाउन की तरफ, और हमेशा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि ना चाहते हुए ये सारी चीज़ें मतलब करना चाहेगा। वो हर मुल्क यही चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर ज़िंदगी ऐसी रहे, बट द डिजीज़ पैटर्न दैट कंपेल्स अस कि हमें ऐसा करने के ऊपर मजबूर करती है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ कि वाक़तन मतलब 18th अमेंडमेंट के बाद ये हमारा सूबाई है सारा हेल्थ का जो देखने के लिए, और सिंध की हुकूमत मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी जो लेते हैं हमारे दोस्त वहाँ बैठ के उनको एक्सपर्ट बताते हैं और वो अबाइड बाई करते हैं, उस पर अमल करते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट के सिंध की हुकूमतें, लेकिन आई डोंट नो कि अभी क्यों अनजाने के अंदर अभी तक ये मुतालबा, कल हमारे PMA के सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी ये मुतालबा किया, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा किया सिंध के लिए कि नाउ इट इज़ द हाई टाइम कि हमें कोई लेने चाहिए। और अताउर रहमान साहब ने मतलब हम तो मतलब बिल्कुल एक अवामी किस्म का अंदाज़ है कह देते हैं, लेकिन अताउर रहमान साहब ने भी यही कहा है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो सख्त फैसले का मुराद यही है कि आपको वहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एल्स बट द लॉकडाउन। सही ये कि वैक्सीनेशन की खातिर, देखें वैक्सीनेशन की खातिर सहरिश हम लोग पहले भी कह रहे थे कि हमें वैक्सीन जो है चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो नहीं हुआ, चले हो गया सो हो गया। आई अप्रिशिएट कि हुकूमत ने ये भी, हमने मतलब इत्तफाक से फैसल सुल्तान साहब के साथ हमारी याद अल्लाह, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यार ये आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 60 साल 70 साल 50 साल नीचे नीचे आएंगे, ओपन इट अप, बिकॉज वी हैव टू अचीव के 70% और 80% ऑफ द पॉपुलेशन जब तक हमारी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएगी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा अब इसमें चीज और भी है, चला जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ओपन इट अप, और ये सबको लगनी चाहिए और इस तरह की अवेयरनेस भी फैलेगी और हम इस पर बात भी करें, लोग समझेंगे भी। डॉक्टर अताउर रहमान, हमने ये देखा है कि इस सारी सिचुएशन में, इस फेज में बच्चे भी इससे मुतासिर हुए हैं, और फिर वैक्सीन ऐसा उसका बताया गया कि भी बच्चों को वो नहीं लग सकती। तो आप बच्चों के हवाले से बताएंगे कि अब फिर इस पर क्या सोचा जाएगा या बच्चों को फिर किस तरह बचाया जाए? बात यह है कि ये वायरस जो है, इसमें जो तब्दीलियां आई हैं, इसकी वजह से बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में भी जब ये दाखिल होता है तो आसानी से पहचाना नहीं जाता। इसके जो मैंने कहा था छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, उसके ऊपर शुगर कोटिंग इसने कर ली है अपने आप को, ग्लाइकेन्स कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शुगर होती हैं, ग्लूकोज, अराबिनोज, फ्रक्टोज, जाइलोज वगैरह। तो इसने अपने आप को शुगर से कोटिंग कर ली है, जिसकी वजह से जो दिफाई निज़ाम है, चाहे वो बच्चों के अंदर हो चाहे बड़े लोगों के अंदर हो, वो पहचानता नहीं है कि एक फ़ॉरेन बॉडी अंदर दाखिल हो गई है।
और जिसकी वजह से वो धोखा देकर और फिर सेल्स के मैकेनिज्म पर कब्जा कर लेता है और मल्टीप्लाई करता है और फिर अरबों कॉपियाँ अपनी बनाता है। और तो ये दिस इज़ वन मेजर रीज़न। अब बच्चों पे जो वैक्सीन्स हैं, जो जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो सारे 16 साल या 18 साल के बड़े उम्र के लोगों पर हुए हैं। अब आजकल अब दोबारा इन्होंने बहुत से वैक्सीन अब कर रहे हैं बच्चों के ऊपर और डेवलप कर रहे हैं, और कुछ वैक्सीन अवेलेबल होती जा रही हैं जो 10 या 12 साल के बच्चों पे भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो अर्ली स्टेजेस में हैं। और मसला ये है, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि वायरस तो हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद म्यूटेट होकर नई शक्ल लेकर अपने सामने आ जाता है। वैक्सीन को डेवलप करने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं। तो अब आपके पास जो आज वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो 1.5 साल पहले क्लिनिकल ट्रायल जो चाइनीज़ वायरस था उसके बुनियाद के ऊपर वो वैक्सीन डेवलप हुई हैं। उनका हाँ ठीक है, खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और काफ़ी हद तक ये मौजूदा शक्ल के वायरस के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं जितनी कि ओरिजिनल वायरस जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और जिसकी बुनियाद पर ये बनाई गई थी। तो ये जो है आप साल, 1.5 साल पीछे चल रहे हैं। वायरस आपसे साल, 1.5 साल आगे है, नई नई शक्लें लेकर, और जो इसकी सबसे ख़तरनाक शक्ल होती है वो हावी हो जाती है। जो कमज़ोर शक्लें होती हैं वो दब जाती हैं। और यही आपने देखा कि जहाँ डेल्टा गया उसने पुरानी शक्लों को दबा दिया और ये हावी हो गया, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है जो डार्विनियन थ्योरी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, कि जो सबसे ज़्यादा फैलने वाला, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी को दबा देगा। तो ये चौथी वेव है, फिर 5वीं, फिर 10वीं, फिर 15वीं, फिर 20वीं, जब तक के, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, आपके सारे पॉपुलेशन दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, उसकी 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती और प्रोटेक्ट नहीं हो जाती और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम नहीं बढ़ जाते, जब तक आपको, और उसमें कई साल लग सकते हैं। और खुदा ना खास्ता, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है जिसको लोग अभी तक समझ नहीं रहे, क्योंकि ये उसी फैमिली का वायरस है जिसकी सार्स और मर्स थे। जो सार्स और मर्स जो आए थे तो उनकी मोर्टेलिटी रेट, जो अमवात की परसेंटेज थी, वो 8 से लेके 15% थी। इसमें जो अमवात हो रही है ये 1 से 2% या 3% हो रही हैं। तो इसमें अमवात की शरह कम है, लेकिन ये अगर शक्ल बदल के इसमें भी वही अमवात की शरह अगर आ जाती है, ऐसी शक्ल सामने आ जाती है जिसका बिल्कुल ऐन चांस है कि ये हो, तो फिर क़यामत का समय हो सकता है। डॉक्टर अता, हम क्यों नहीं चाइना के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में खुद कफील हो पाते? मतलब जाहिर सी बात है, अगर ये इस तरह चलेगा, 15वीं 20वीं वेव भी अगर इसकी आ सकती है और इसने भी चलना है, और एक इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है और हम खरीद रहे हैं, और जिस रफ्तार से खरीद रहे हैं वो भी आपके सामने है, तो क्या हम उनकी हेल्प से बना नहीं सकते इसको? बात यह है कि आप जॉइंट वेंचर करके, आप किसी कंपनी से उनसे टेक्नोलॉजी लेकर और हमारी प्राइवेट कंपनी उनके साथ मिलकर यकीनन बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अरबों रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैक्सीन बनाना एक बच्चों का खेल नहीं होता। आप आज तक जो है दूसरी वैक्सीन, सिर्फ एनिमल वैक्सीन बनाते हैं, बाकी वैक्सीन आप सारी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कभी हमने इसकी तरफ नज़र ही नहीं करी कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है आपकी, कि आप वैक्सीन डेवलपमेंट में आप खुद कफील हो। और इसमें इंडिया से आप सबक हासिल करें कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन प्रोड्यूसर जो है इस वक्त हिंदुस्तान है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और दूसरे भी इदारे हैं जो कि वैक्सीन बना रहे हैं और वो शुरू से आगे हैं। तो हमें अब चाहिए कि हम इसकी तरफ बढ़ें, प्राइवेट सेक्टर को सामने लेकर आएँ, वो जॉइंट वेंचर्स करें, कोरिया से, चाइना से, क्यूबा से, ईरान से और बहुत सारे मुल्क हैं मगरिब में भी उनके साथ, और यहाँ पे वैक्सीन बनाने के सारे जो वैक्सीन्स हैं आपको सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिलता है, आपको कंसेशन मिलते हैं, इसलिए आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी अपने आपको वैक्सीन, आप तो यहाँ एस्प्रिन और पैरासीटामोल और ये सब चीज़ भी नहीं बनाते, ये भी सब बाहर से आती हैं। आप बेसिक मैन्युफैक्चर आपकी फार्मास्यूटिकल्स में है ही नहीं। आप बिल्कुल जो है बच्चों के लेवल पर हैं, अभी कहीं नहीं है। आप खाली बाहर से मंगा के उसको पैकेजिंग और बिल्कुल इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए और इस पर कुछ हिकमत अमली बनानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर बारी आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि जब ये फर्स्ट वेव थी, उसके बाद जब सूरत हाल काफ़ी संगीन हुई तो हमने लोगों को शिकवा करते देखा। मैं उसकी वजह आपसे जानना चाहूँगी क्या थी।
जाहिर सी बात है, सब कुछ बंद हो गया, ओपीडीज बंद हो गई, वो मरीज जो कि ऑलरेडी या तो हार्ट पेशेंट थे या डायबिटिक थे, वो लोग नहीं उस तरीके से अपने चेकअप्स के लिए जा पा रहे थे। और अगर किसी की हालत बिगड़ी और उसका इंतकाल हो गया, अस्पताल पहुंचा, तो कहा गया कि भी उसको कोरोना में डाल के उन्होंने जनाब डेड बॉडी देने में ताखीर की है, या फिर इस तरह की शिकायत कुछ सामने आई। ये क्यों ऐसा हुआ? और क्या अब जैसे कि फोर्थ ये वेव है, फिर से सब कुछ बंद होने जा रहा है, कोई प्लान बनाया गया है कि जो डेली चेकअप की, रेगुलर चेकअप के पेशेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें ठीक रहें, और जो कोरोना वार्ड है उसके लिए अलग से? जी देखें, कोरोना वार्ड हमेशा अलग होता है, क्योंकि वो आम अस्पताल के दूसरे वार्ड्स में ट्रीट नहीं हो सकता। उसका स्टाफ भी अलग होता है, उसका सेटअप भी अलग है, और बाकी चीज़ें जो है कि अभी इस वक्त नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं मरीज़ों का। पहली वेव में तो सूरत हाल ये थी कि लोग खुद खौफज़दा थे और वो खुद नहीं आ रहे थे अस्पताल। बहुत अस्पताल खुद, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है ना, उनके पास भी मरीज़ नहीं पहुंच रहे थे। शुरू में तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड को ले ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि यहाँ आ गया तो ये दूसरे मरीज़ नहीं आएंगे उनके पास। लेकिन जब सूरत हाल हो गई कि वो लोग भी नहीं आ रहे थे, तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और है भी। हम भी मतलब अपना पूरा नॉर्मल वो एक्टिविटी चला रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है थोड़ा सा आपको बारी साहब रोक रही हूं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी, इलेक्टिव सर्जरीज के लिए जो मरीज आ रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ, कि ये क्यों कहा गया कि अगर से सपोज किसी का हार्ट स्ट्रोक से इंतकाल हो गया है, तो बताया गया जी कोरोना वायरस ने उनके हार्ट पे अटैक किया जिससे उनकी डेथ हो गई। ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे, लेकिन कोरोना में डाल दिया गया, हमें डेड बॉडी मिलने में ताखीर हो गई, हमें अंदर नहीं आने दिया गया। ये जो एक कन्फ्यूजन थी और एक बिला वजह की एक अफरा तफरी क्रिएट की गई थी, इसका कोई हल सोचा गया? देखें भाई, बात यह है कि ये जो लोग जितने मुंह उतनी बातें, कोई भी किसी को शौक नहीं था कि जी किसी को क्यों हार्ट। देखिए, जो गरीब जो जिनको को एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, जिसको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और हार्ट की तकलीफ़ हो, तो इन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो उस वक्त जब किसी का पीसीआर पॉजिटिव आया तो उसको डिक्लेयर किया गया कि ये जो है ना पीसीआर कोविड की वजह से इंतकाल हुआ था। बाकी जो अगर किसी और वजह से इंतकाल हुआ तो उसको उसी तरह से बॉडी हैंडओवर हुई है। तो ये तो एक सोशल मीडिया के अंदर एक मुहिम चलाई गई जिसके बहुत नुकसानात हुए, क्योंकि लोगों ने इसको फिर एक्सेप्ट नहीं करना शुरू कर दिया था। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज अ डॉक्टर हम लोग कोई भी किसी जो डायग्नोसिस होता है, जो डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से मौत वाक़ई होती है, वो लिखा जाती है। तो कोई किसी ने इस तरह नहीं किया और ना आइंदा इसी हम लोग, क्योंकि हमारा एथिकली हम लोग कभी भी एज अ हॉस्पिटल ये नहीं करेंगे। बाकी जो है कि दूसरी चीज़ मैं जैसे बता रहा था, जब कम्युनिटी में फैलावा होता है, हमारे पास जिन लोगों को ऑपरेशन की डेट्स मिली हुई हैं, वो जब आते हैं अपने ऑपरेशन दाखिले के लिए, अब हमारा मैंडेटरी है कि आपको कोविड का टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अगर पॉजिटिव आता है तो या तो हमको ऑपरेशन को डिले करना होगा या उसको कोविड यूनिट पर रखना होगा ऑपरेशन के बाद अगर इमरजेंसी है। तो इस वक्त भी 30% लोग बगैर सिम्टम के, बगैर कोविड के सिम्टम्स के वो दूसरे ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमको ऑपरेशन वो डिले करने पड़ रहे हैं। वैसे तो कोई डिनाइल नहीं है, हॉस्पिटल चल रहे हैं और तमाम लोगों को ट्रीटमेंट ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर अशरफ आपकी तरफ आऊँगी। एक और शिकायत जो कि हमें सुनने को मिली, अभी कल ही हम लोगों ने ये रिपोर्ट भी की है कि मरीज़, अगर किसी के एक मरीज़ था, उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और वो वहाँ पर पहुँचा अस्पताल में, बताया गया जी ओपीडीज़ बंद हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, लेकिन वो मरीज़ जो कि किसी रेफरेंस से आ रहे थे, उनको कहा जा रहा था पिछले दरवाजे से आप आ जाएं, डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे, लेकिन जो एक आम गरीब बंदा है उसके लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद थे। ये क्या सिस्टम है? मतलब ऐसी सूरत हाल क्यों देखने में आई? ये तो बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि गरीब बंदा इलाज नहीं करवा सकता, इसके पास रेफरेंस है, वो पिछले दरवाजे से आएगा और आके डॉक्टर से मिल लेगा। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि इसका कतई तौर पे मतलब मेरा दिल नहीं मानता और अकल भी इसको नहीं मानती कि अगर फ्रैक्चर के साथ आया तो एमरजेंसीज तो खुली हैं, कोई बोन फ्रैक्चर भी होगा। और इत्तेफाक से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरा काम यही है कि मतलब पिछले 30-35 साल से यही काम कर रहा हूं, हड्डियों का ही है जो मेरा शुभ है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स एमरजेंसी के साथ आए। मैं आपको सारे शर्त के देता हूँ कि कोई शख्स एमरजेंसी में, इफ़ इट इज़ अबाउट एनी ओपीडी, कि उसका फ्रैक्चर था 2, 4, 6 हफ्ते पुराना था, फिर दिखाने के लिए आया,
then may be entirely a different case। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी मतलब बारी साहब कैन बेयर मी आउट कि अभी के OPDs जो हैं कराची के अंदर कोई बंद कर दी गई हैं, गालिबन अभी तक OPDs कम कर चल रही हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में आई थिंक OPDs कुछ दिनों के लिए बंद की गई हैं। केसेस मैं अर्ज कर देता हूँ कि वो केसेस जो कि OPD के साथ कि लाइकवाइज द फ्रैक्चर्स या हार्ट के केसेस हैं, उनको बाकायदा तौर पे इमरजेंसी और उनकी एडिशनल जो सर्विसेज वहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो मैं इसके ऊपर मतलब यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो सर्टेनली करेक्टिव मेजर्स हैज़ टू बी टेकन, ताकि जो मरीज़ हैं उनके साथ कतई तौर पर। एक चीज़ मैं आपको रिस्पॉन्स करना चाहूँगा, जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि हमने जो वैक्सीन है पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बनाई, कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 2005 के अंदर जब जल्जला पाकिस्तान के अंदर आया तो वी हैड अ वेरी ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द क्यूबन्स हमारे पास आए थे, जो की थी उनमें से एक ऑफ़र ये भी थी कि हम आपको वैक्सीन बनाने के साथ साथ वैक्सीन टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ, चूँकि बीइंग अ वर्कर एंड रिप्रेजेंटेटिव अगेन बाय द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इत्तफाक से मुझे कश्मीर और उसके साथ तो इसका हेड बनाया गया था, तो मैं क्यूबन एम्बेसी के साथ क्लोजली वर्क कर रहा था। तो उसके अंदर आके ये जो रेड टेपिज्म है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और क्यूबा हमारे साथ कोई फाइनेंशली पाकिस्तान से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, और ये कोरिया वाले भी जो कि स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, और इंडिया दी सेम। लेकिन अगर पुणे की इंस्टीट्यूशन जो सारे बना सकती है इंडिया की, तो वाई नॉट पाकिस्तान? आपने बड़ा पर्टिनेंट ये क्वेश्चन रखा है, और मैं समझता हूँ, और अगेन मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे लाहौर से जो एक डॉक्टर साहब हैं हु इज़ इन बिजनेस एंड मेडिकल बिजनेस के साथ हैं, तो उसके अंदर भी यही कबाहतें आ रही हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रेड टेपिज्म जो कि उसके साथ आता है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम साइंस और रिसर्च के ऊपर, और मतलब मे इट नॉट बी द टाइम कि मैं अताउर रहमान साहब को मतलब शुक्रिया भी अदा करूं और अप्रिशिएट भी करूं कि जब ये मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आई थी जो कि जिनके असर आके हमने 10-15 साल के बाद देखने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग इन्हीं को कट डाउन करते हैं, जो पीसते हैं, जो पैसे हैं जो हुकूमत की तरफ से आते हैं लोग। तो गालिबन इसको देखने की ज़रूरत है, एंड इट शुड नॉट ओनली बी कि जब वबा आएगी तो हम फिर कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि इसको बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। इस वक्त पिम्स की NDMA आपके सामने है, कभी बारिश आई और आपके सामने सारा है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त पिम्स की जो हैं कोविड डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं बारी साहब आपसे सवाल कर लूँ। मुझे ये बताइएगा कि अभी एक और कन्फ्यूजन भी है, लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि ये कोविड कौन सा वाला है। क्या हमें जिस कोरोना वायरस ने हम पर हमला किया है वो पहले वाला वेरिएंट है या फिर वो नया वाला वेरिएंट है? और ऐसे में ये भी देखा गया है कि खामोश तरीके से बिल्कुल ये अटैक करता है कि ना नज़ला होता है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता है, और एकदम से आपकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें पहचानना कैसे है, और क्या हम अपना गाहे बगाहे एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाते नहीं, हमें करना क्या है? देखें, इसके लिए तो एक मैं जो लोगों को कहता हूँ कि जी आपको बुखार हो, आपको सिर्फ बुखार हो, आपको गला थोड़ा सा ख़राब हो, आपको या सर में कुछ लोगों को सरदर्दी होती है बस, जो कि दवाइयों से बेहतर नहीं होती, तो पहला काम आप ये कराएं कि अपना PCR टेस्ट करा लें बस। क्योंकि अगर वो नेगेटिव है ना तो फिर सुकून की बात है। अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उस हिसाब से देख रहे होते हैं। और इसमें यही हुआ है कि और बहुत सारे अगर शुरू में पकड़ लिया जाए तो ये सिंपल चीज़ों के साथ ये ट्रीट हो जाता है। अगर आप इसको लेकर और करेंगे, क्योंकि लोग जो है ना इसको अभी भी स्टिग्मा समझते हैं कि जी मुझे कोविड हो गया। स्टिग्मा नहीं है जी, अब तो सबको हो सकता है। 30% पॉपुलेशन को हो रहा है, उससे पहले कितने लोगों को हो चुका है। तो इसलिए समझें कि ये है, इसको ये हकीकत है, इसके साथ और इसका इलाज भी मौजूद है, इसको टैकल भी किया जा सकता है, और इसमें बस परेशानी कोई नहीं है। आपको आइसोलेट होना है अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो अब ये नॉर्म है कि कोई ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का लोगों को हो रहा है, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए फ़ौरन जो है ना डॉक्टर्स के साथ रुजू करें। सही। अच्छा, डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, आप पिम्स में कोविड डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। करंटली वहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, सिचुएशन क्या है, किस तादाद में मरीज आ रहे हैं और कैसे इलाज हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि कोविड के पेशेंट्स की तादाद तो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन ये है कि अभी इस पूरे महीने में पेशेंट्स एकदम बढ़ना शुरू हो गए हैं, और हमारी जो बेड्स हैं वो फुली ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त। और हमें ऐसे लग रहा है कि हमें मजीद वार्ड दोबारा से ओपन करने पड़ेंगे, जो हमने पिछली वेव से ख़त्म होने के बाद क्लोज कर दिए थे।
तो तादाद पेशेंट की बढ़ती जा रही है और पेशेंट ऑब्वियसली वही आ रहे हैं हमारे पास जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आता है और अच्छा डॉक्टर नसीम, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। मैं डॉक्टर ताउर रहमान आपकी तरफ आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने निशानदेही की है कि ब्लैक फंगस को भी आपने इंडिकेट किया है कि वो भी इससे जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्ट फेफड़ों पर हमला करता है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, वो लोग जो कि बूढ़े हैं या फिर जिनकी एज कुछ एडवांस है, उनमें ये किस तरीके से अटैक कर रहा है और ये दीगर किन बीमारियों को अपने साथ मुंसलिक कर रहा है? थोड़ा सा बताइएगा इस वायरस के हवाले से। जी, ये वायरस जो है, जो अटैक करने का तरीका है, वो सबसे पहले तो ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं आपके खलियों के अंदर। एक समझे कि ताला और चाबी, सिंपल अल्फाज में, तो ये चाबी जो है ताले के अंदर फिट हो जाती है। तो इसी तरह वायरस के जो कांटे हैं, जो कांटे नुमा इस बॉल के ऊपर होते हैं, वो खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके फिट हो जाते हैं। वहाँ पे फिट होने के बाद फिर ये खलिए के अंदर दाखिल होते हैं। खलिए के अंदर दाखिल होने के बाद एक बहुत बड़ी फोटोकॉपिंग मशीन लगी हुई है, ये पॉलीमरेज एंजाइम कहलाती है, जिससे ये मल्टीप्लाई करते हैं ये। तो ये अपनी अरबों कॉपियाँ बनाते हैं और साथ के साथ जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर शुगर कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो नेचुरल दिफाई निज़ाम है, एंटीबॉडीज़ जो हैं, उसको धोखा देते हैं ताकि ये शुरू में पकड़े ना जाएं और फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाकर और फिर ये बाहर निकलते हैं खांसी के ज़रिए और दूसरे तरीके से ये बाहर निकलते हैं, पसीने के ज़रिए भी बाहर निकल सकते हैं, आप टच करें तो भी। और उसके बाद फिर जो वायरल लोड होता है कि कितना वायरस निकल रहा है, वो हर वायरस के हिसाब से अलग अलग होता है। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी कोई एक हफ्ते पहले नेचर के अंदर आर्टिकल आया है कि तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा वायरल लोड है इसका, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। एक आदमी खांसता है तो बहुत ज़्यादा वायरस वो एमिट कर रहा है अपने सांस के साथ, और फिर ये जो है बहुत आसानी से हमला कर रहा है, धोखा दे रहा है और फिर मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा फैल रहा है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और जो ब्लैक फंगस है वो इससे एसोसिएटेड है, वो भी अटैक करता है। उससे बहुत से लोगों की बीनाई चली गई है, आपने इंडिया में देखा ख़ास तौर पे, और यहाँ भी कुछ केसेस हुए होंगे, डॉक्टर बारी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये जो है सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं बल्कि और भी फंगस के किस्में हैं, वो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं और वो साथ अटैक करती हैं। और फिर अगर किसी को हिस्ट्री हो, जैसे डॉक्टर बारी कह रहे थे, कोई और बीमारी की, तो वो भी फिर एग्रीवेट हो जाती है और वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, उन पर ज़्यादा आसानी से वायरस अटैक करता है। अगर कोई पहले ही पेशेंट कोई है अस्थमा का या दूसरी बीमारियां हैं, तो वो बीमारियां जो हैं और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती हैं इस वायरस के अटैक की वजह से। तो ये हर आज़ा के ऊपर जाके अटैक करता है, ये सिर्फ लंग्स पे अटैक नहीं करता, ये कोलोन के ऊपर, ये किडनीज के ऊपर, ये दिल के ऊपर, ये दिमाग के अंदर भी जाके अटैक करता है और मुख्तलिफ किस्म के फिर पेशेंट सामने आते हैं। और जितनी तेज़ी से ये फैलता है तो बाय द टाइम आपको पता चलता है कि ये कोविड का पेशेंट है तो बहुत सी दफ़ा ऑलरेडी टू लेट हो चुका होता है और फिर इलाज के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ये इसी वजह से वैक्सीनेशन जो है या तो वो एक रास्ता है, और सिर्फ अभी आपके सिर्फ 2.25 करोड़ अफराद वैक्सीनेट हुए हैं 22 करोड़ में से, या फिर दूसरा रास्ता है कि SOPs को सख्ती से फॉलो करें। बिल्कुल, SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर, मुझे बताइएगा, अब इस्लामाबाद में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो कौन सा वेरिएंट है जो कि ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर तशवीशनाक हालत में भी मरीज आ रहे हैं, यहाँ पर सिचुएशन क्या है? वेरी मच, मैं आपकी कन्वर्सेशन सुन रही हूँ, एक दो बातों पे कमेंट करना चाहती हूँ। जरूर। मैं ये कहूँगी जी, मैं चूँकि इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखती हूँ और हम भी इस तरह के केसेस काफ़ी रूटीन में देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ब्लैक फंगस है, इसको जो नाम दिया गया है ब्लैक फंगस का, ये ब्लैक फंगस एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ये एक फेमस मिसनोमर किस्म की चीज़ है जिसको ब्लैक फंगस कहा गया। फंगस की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, और कलर की बेसिस पे और इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो ब्लैक फंगस एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंगाई हैं जो कि रूटीन में हम नहीं देख रहे। बेसिकली जो हमने पेशेंट्स देखे हैं, या तो वो एस्परजिलोसिस के केसेस हैं या वो म्यूकोरमाइकोसिस है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिला है वो म्यूकोरमाइकोसिस है। और जैसे कि पहले बात हो रही थी, जो ये वाला फंगस है ये मोल्ड्स कहलाते हैं। ये मोल्ड जो होते हैं, ये हमारी इनकी प्रोपेंसिटी ये होती है
कि वो तमाम मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। देखिए, कोविड का जो पेशेंट होता है वो स्टीरॉइड पे भी होता है और स्टीरॉइड से इम्यूनिटी और खराब हो जाती है। फिर मेजॉरिटी पेशेंट हमारे जो हमारे पास आ रहे हैं उनको डायबिटीज भी है, तो डायबिटिक पेशेंट वैसे भी एट रिस्क होता है फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। तो बेसिकली ये कोविड के कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन कोविड के साथ जो एसोसिएटेड स्टीरॉइड का यूज और डायबिटीज एंड डिफरेंट मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस एट रिस्क कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको इस फंगस के अटैक होने का खतरा होता है। और ये काफी डेंजरस बीमारी होती है, बड़ी रैपिडली स्प्रेड करती है और ज्यादातर हमने देखा है कि ये हमारे जो बोन्स हैं, जो हमारी साइनसेस हैं, उनको इन्वॉल्व करती है, चली जाती है, जिसको राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये लंग्स को भी अफेक्ट कर सकती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। इतना आसान नहीं है इसको डायग्नोज करना, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, इसके लिए आपको डायग्नोस्टिक वर्कअप चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, उनके रिस्क फैक्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। साथ साथ इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि ये पेशेंट जो है इसको ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है वो होने का इम्कान है या नहीं है, तो उसके मुताबिक उसको तशखीस करके ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक करवाया। प्रिम्स की सूरत हाल आप पूछना चाह रहे थे, तो प्रिम्स में ओवर द लास्ट 1 मंथ हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। दोबारा से हमारे जो बेड्स की ऑक्यूपेंसी है वो तकरीबन फुल हो चुकी है और हमें दोबारा से नए वार्ड्स खोलने पड़ रहे हैं। इवन आईसीयू में हमारे इस वक्त फुली ऑक्यूपाइड है। पेशेंट्स काफी क्रिटिकल और सिक कंडीशन में ही आते हैं हॉस्पिटल में। आपको मालूम है कि जिनकी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वही हॉस्पिटल आते हैं। आपने वेरिएंट की बात की थी, वेरिएंट इस वक्त जो ज्यादा फैलाव हमारी कंट्री में हो रहा है वो डेल्टा वेरिएंट का है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके ऊपर भी काफी मैं आपकी बातचीत सुन रही थी अपने मेहमानों से। तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि किस वेरिएंट से ये वायरस, कौन सा वाला वेरिएंट है जो अफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो स्टडीज हो रही होती है, जो रिसर्च हो रही होती है, उसकी बेसिस से हम बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सा वायरस है वो ज्यादा ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब डॉक्टर अशरफ की तरफ जाना चाह रही हूँ। बिल्कुल आपने वजह फरमाया है। डॉक्टर नसीम, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। डॉक्टर अशरफ, अब जाहिर सी बात है कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटिक के हैं, कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं, कुछ लोग स्टीरॉइड्स पे हैं और ख़ास तौर पर ये लोग जो डाइटिंग करते हैं, जो कि वैसे ही बड़ा सोच समझ के खा पी रहे होते हैं, उनके लिए क्या हिदायत हैं इस सिचुएशन में जब ये चौथी वेव और काफ़ी संगीन सूरत हाल है? देखें, इसका एक तो जो पहले हम मतलब गुफ्तगू कर चुके हैं और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि मतलब प्रिवेंशन और ओवरऑल भी से प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। तो उसके साथ तो SOPs के ऊपर अगर हम अमल करें और आज जो हम जो डेल्टा वायरस की ये बात कर रहे हैं इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिसका हमें ज़्यादा बयान करना चाहिए कि दैट इज़ द वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन की खातिर यही है कि हमें खिड़कियां जो अपनी खुली रखनी चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर पर्टिकुलरली, कि अभी मतलब गर्मी है, गर्मी के अंदर से AC चल रहे हैं और क्लोज उसके साथ सारा है। और जैसे बता रहे थे कि डेल्टा वायरस की खातिर इसका स्प्रेड बड़ी तेज़ी के साथ होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कि आपने हाथ धोने हैं, मास्क पहना, दिस इज़ द कंपल्सरी विच हैज़ टू बी मैंडेटरी। अभी हमने देखा है कि रवैये हमारे नर्म और सारे होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो 3 चीज़ें हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वी से एंड पीपल लिसन, लेकिन मास्क और मैं समझता हूँ वेंटिलेशन, ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमें इससे प्रिवेंट कर सकती हैं। बाकी इलाज की खातिर है कि अर्ली, और ये कि इसके साथ जो सबसे ज़्यादा देखने के अंदर आई है कि लंग्स के अलावा जो है, और जैसे अताउर रहमान साहब कह रहे थे और मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि पेरिकार्डाइटिस जो है हमारा दिल के अमराज के साथ, इट इज़ वन ऑफ द अफेक्शन जो कि लोगों की उसके साथ डेथ होती है और एज के साथ और कॉम्प्लिकेशंस अंडरलाइन। अच्छा, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर ये हार्ट पेशेंट्स होते हैं, क्या इनकी इम्यूनिटी लो होती है? जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड कि ये जो यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है कि हमारा मतलब बड़ा एक समझते हैं करके, मैं समझता हूँ कि एक रिकग्नाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल नॉलेज के साथ इसका यूज़ होना चाहिए। ओवर यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है, इसके साथ पेपर्स भी आ चुके हैं कि किस तरह से इसके साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं यूज़ ऑफ द स्टीरॉइड के साथ। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआलिज के साथ और मुआलिजीन को ये ज़रूर सोचना चाहिए जो हमारे फिजिशंस हैं कि आया कि स्टीरॉइड का एडिक्वेट कितना यूज़ हमें करना चाहिए। वेरी राइटली बिन सेड
कि अगर आपको किसी किस्म की कोई सिम्टम्स आती हैं तो खुदारा डोंट हेजिटेट। आई अंडरस्टैंड अगर सरकारी तौर पे PCR अवेलेबल है, वन कैन गो फॉर द सरकारी PCR, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी की ये बसात से अभी तक बहुत बाहर है कि वो जितने मतलब पैसे वहाँ पे देने पड़ते हैं एक PCR की खातिर। हैविंग सेड कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें, अपने मुआलिज के साथ कीजिए, और अपने मुआलिज जो फिजिशंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप ट्रीट करते हो रादर दैन के पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो हमारे अब ट्रेंड निकल चुका है उसके साथ शुरू कर दें उसकी अद्वियात का, उसके अंदर स्टीरॉइड्स के कंट्रोल को। और जैसा भी कह रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये जो फंगस के खातिर जो अब हमारा आ रहा है, ब्लैक फंगस कह लें या ना कह लें, ये एक एकेडमिक डिबेट है कि वेदर इट इज़ अ ब्लैक फंगस और नॉट, तो उसके अंदर आके एक ही सिर्फ क्रक्स है जिसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, दैट इज़ द रोल ऑफ द स्टीरॉइड एंड यूज़ ऑफ द स्टीरॉइड्स मोस्टली ये, और वेंटिलेशन की खातिर के जो बंद हमारी इन्वायरमेंट है इसको खोल के रखना चाहिए ताकि आपका जो वायरल रोड है वो कम से कम हो सके। सही। अच्छा डॉक्टर ताउर रहमान, हमने शुरू में ये भी देखा कि जैसे ये कोरोना वायरस आया तो ऐसी बातें भी शुरू हुई कि ये ठंडे में ज़्यादा फैलता है, ये धूप में इतना नहीं फैलता, मौसम ठंडा हो तो फैलता है। अभी चूंकि मौसम कुछ चेंज हो गया है, गर्मी की वो शिद्दत नहीं है, गर्मी की शिद्दत कुछ कम हुई है, बारिशों का मौसम है, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, जगह जगह पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। ऐसे में कितनी तेज़ी से म्यूटेट करता है या फिर मौसम का, वेदर का इस पर असर है कोई? जी, अभी तक जो डेटा है उसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट मौसम का इस पर नहीं हुआ, और आपने देखा कि बहुत से ममालिक के अंदर गर्मियों में भी बहुत तेज़ी से फैला और सर्दियों में भी बहुत तेज़ी से फैला। इसमें ज़्यादा जो डिपेंडेंसी जो फैलने की रही है वो इस पर रही है कि SOPs किस हद तक फॉलो किए गए। आपके जिन जिन ममालिक में ये तेज़ी से फैला वहाँ पे सख्ती नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी से फैला, SOPs को फॉलो नहीं किया गया और वैक्सीनेशंस किस हद तक हुई। तो इसमें ज़्यादा डिपेंडेंसी दूसरे फैक्टर्स की है। मौसम जो है एक माइनर फैक्टर होगा लेकिन इट्स नॉट अ मेजर फैक्टर। हमने इसका बहुत गहराई से एग्जामिन किया है, कराची यूनिवर्सिटी में ही हमने कायम किया है नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी, और उसके अंदर जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च मैंने अपने वालिद के नाम से ही अपनी पर्सनल डोनेशन से कायम किया है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरह ये तब्दील हो रहा है रोज़ाना। तो उसके नतीजे में हमें पता चला है कि इसके हज़ारों वेरिएंट्स हैं, ये सिर्फ 3-4 वेरिएंट्स अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा नहीं है, हज़ारों वेरिएंट्स हैं। 120 वेरिएंट्स तो हमने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं इसके अपने इदारे के अंदर। तो ये जो है ये बहुत ही तेज़ी से ये बदल रहा है अपनी सूरत, नई नई सूरतें लेके सामने आ रहा है, लेकिन उन हज़ारों वेरिएंट्स में कुछ हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो कि कहा जाता है, वो वाले वेरिएंट्स जो कि वाकई जिसकी वजह से परेशान होना चाहिए हमें, जो कि बहुत जल्दी फैल जाते हैं, और वही जो है अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा वगैरह की जो बात हो रही थी वो ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो है ये सामने आते हैं। अब जैसे बरतानिया के अंदर अब 99% जो है इस वक्त डेल्टा वेरिएंट है, जबकि 2 महीने पहले ये 2% भी नहीं था। तो दो महीने के अच्छा, अंदर अब इसमें डॉक्टर ताउर रहमान ये सिचुएशन भी तो है ना कि इसमें ये जो मॉडिफाई हो रहा है या फिर वेरिएंट जो उसको रिप्लेस करता है वो पहले से कमज़ोर नहीं, पहले से मतलब ताकतवर होता है, जो कि उस पर हावी हो जाता है पहले वाले पर। अगर ये चीज़ इसी तरह चलती रही और 15वीं 20वीं वेव तक अगर बात करी फिर तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल बेसूद हो जाएगी जो अभी है। वैक्सीन ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और ख़ासी हद तक आपको अभी तक जो वैक्सीन जो चाइनीज़ वायरस के ख़िलाफ़ डेवलप हुई थी वो काफ़ी हद तक इन जो अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा के ख़िलाफ़ भी प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको, लेकिन फिर भी जो आपने बात उनका असर कम होता जाता है जैसे जैसे ये शक्ल बदलता जाता है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो वाला सूरत ना इख्तियार कर ले जो मर्ज़ और सार्स की थी, जो इनका फैलाव नहीं था, जिसकी वजह से कंट्रोल हो गया था। वो मर्ज़ आया था, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था वो कंट्रोल हो गया था क्योंकि इतनी तेज़ी से फैलता नहीं था, लेकिन अमवात ज़्यादा थी। उस अमवात जो थी 12-15-18% तक अमवात हो रही थी जिनको अटैक कर रहा था। इसमें अमवात कम है लेकिन फैल ज़्यादा तेज़ी से रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो गई है। लेकिन खुदा न खासा वो वाला वेरिएंट में इसमें सूरत इख्तियार कर ली जिसमें अमवात की शरह भी बढ़ गई, और यही सबसे बड़ा ख़तरा है। इस वक्त बरतानिया में और अमेरिका में लोग जो है रिलैक्स हो गए हैं कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन जो टोटल तादाद जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। सही, चले बिल्कुल आपने वजह फरमाया।
ठीक है। जब अच्छा, तक ये मेरा नई नई चीजें तैयार आखिरी करता सवाल है जाए। डॉक्टर नसीम अख्तर आपसे, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल ले लें अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, भले माइल्ड सिम्टम्स हों, और आइसोलेशन में चले जाएं और 14 दिन तक अपने घर में रहना है। खाने पीने के लिहाज से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, यही सब कुछ है? के लिए जो वायरस है इसका इलाज जो है वो अभी तक सिम्टोमेटिक है। जब तक कि पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप नहीं करती, जैसे कि पहले भी डिस्कशन हो रही है कि हॉस्पिटलाइज करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि पेशेंट अगर स्टेबल है और उसकी सैचुरेशन 94 से अबव है और वो बहुत आसानी से घर में मैनेज हो सकता है, तो उसको सिर्फ बुखार का इलाज चाहिए पैरासीटामोल की शक्ल में। अगर उसको जिस्म में दर्द हो रहा है तब भी पैरासीटामोल काम करेगी। लेकिन अगर कोई खांसी वांसी हो रही है तो हम उनको कहते हैं कि अपनी डाइट इस तरह की रखें तो हेल्दी डाइट यूज़ करें। उसमें सूप का इस्तेमाल हो सकता है, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट लेने। कहने का मकसद है कि कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं है कि हम कहें कि ये खा के आप कोरोना से या तो बच जाएंगे या कोरोना हो गया है तो उसके जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं उससे भी आप बच जाएंगे। बात यह है कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिससे बिल्कुल हेल्दी डाइट इसका बिल्कुल एक हल नहीं है। हेल्दी डाइट के साथ साथ आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सही रहे, लो ना हो, बूस्ट की शक्ल में रहे। और दूसरा इसके को SOPs को फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक हल है। यही करके हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। डॉक्टर बारी, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर नसीम और डॉक्टर ताउर रहमान, आप चारों का बहुत शुक्रिया।